Hello everyone, this is chapter number 2, class 6 social studies, oceans and continents। ये स्टार्ट होता है जूल्स वर्ने का एक जो डेफिनेशन दी गई है उससे 1870 में उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं कि द ओशियन इज़ एवरीथिंग, मतलब कि ओशन सब कुछ है बिकॉज लाइफ जो है उसी से पॉसिबल हुई है डेफिनेटली। इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। 7/10 जो है ग्लोब का हिस्सा जो है वो ओशियन ने ले लिया, यानी कि 70% जो एरिया है ओशियन ने कवर कर रखा है। इट्स ब्रीथ इज़ प्योर एंड हेल्थी। यहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल हुई है। इट इज़ एन इमेंस डिज़र्ट। यहाँ पे डेजर्ट वो रेगिस्तान वाला डेजर्ट की बात नहीं कर रहे। इमेंस यानी कि वास्ट, बहुत बड़ा। डेजर्ट यानी कि जो ओशियन है अगर हम उसे देखने की कोशिश करते हैं ना तो वो ख़त्म ही नहीं होता, कोई एंड ही नहीं है उसका, है ना। हमारी आइज़ से अगर हम देख रहे हैं तो उसका एंड ही नहीं है। जैसे कि रेगिस्तान डेजर्ट का नहीं होता ना, वैसे ही ओशियन का भी कोई एंड नहीं है। वो इस सेंस में यहाँ पे डेजर्ट कहना चाहते हैं। वरना तो डेजर्ट को अगर हम देखें तो वहाँ पे लाइफ इतनी ज़्यादा पॉसिबल तो है नहीं ना, लेकिन यहाँ पे तो लाइफ पॉसिबल है। तो यहाँ पे इन्होंने फिगरेटिव फॉर्म में यूज़ किया हुआ है डेजर्ट वर्ड। वेयर मैन इज़ नेवर लोनली फॉर ही फील्स लाइफ स्टिलिंग ऑल अराउंड। मतलब ओशियन को ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे लाइफ ही लाइफ है हर जगह, अगर हम कहीं भी देखें तो। द ओशन इज़ द वास्ट रिजर्वोयर। रिजर्वोयर क्या होता है? आर्टिफिशियल जो हम वाटर को स्टोर करने के लिए बनाते हैं ना, डिप्रेशंस, उनको कहते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि ओशियन जो है वो एक वास्ट रिजर्वोयर है, नेचर ने ही बना रखा है ये रिजर्वोयर, ये आर्टिफिशियल वाले नहीं है। और कैसे बने थे ओशियन? सबको पता है कि जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी तो क्या हुआ था कि जो डिप्रेशन क्रिएट हुए थे, बड़े बड़े डिप्रेशन अर्थ के सरफेस पे, तो उसमें क्या हुआ था कि जब आइस एज चल रही थी तो सब कुछ आइस से कवर था। और जैसे ही आइस एज का एंड होता है तो हमें क्लाइमेट में थोड़े क्या चेंज देखने को मिलता है। क्लाइमेट जो हॉट हो जाता है, ह्यूमिड हो जाता है, तो वो पिघलने लग गया आइस। जब वो आइस पिघली तो ओवरफ्लो हो गया वाटर का। वो वाटर कहाँ जाए? वो वाटर जो है वो जो डिप्रेशन बना था बिग बैंग थ्योरी के टाइम में वो इनमें चला गया और ये ओशियन बन गया। तो ये कहते हैं कि ओशियन जो है वो वास्ट रिजर्वेयर है किसके? नेचर के। और द ग्लोब बिगेन विद द ओशियन। और जो ग्लोब शुरू ही ओशियन से होते हैं। हमें अगर हम ऊपर से देखें स्पेस से तो हमें जब हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो हमें ओशियन ही ओशियन दिखता है हर जगह। सो टू स्पीक एंड हु नोज इफ़ इट विल नॉट एंड विद इट। ये कहना चाहते हैं कि मतलब कि लाइफ जो है पॉसिबल ही ओशियन से हुई है। और अगर हम इसे प्रिजर्व करके इसे सही से ना रखें तो क्या होगा कि लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। ऑक्सीजन और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओशियंस। ठीक है। फिर यहाँ पे एक फिगर दे रखी है 2.1। द अर्थ सीन फ्रॉम स्पेस। स्पेस से जो कैसा दिखता है वो। द व्यू इज सेंटर्ड ऑन द इंडियन ओशियन विद अफ्रीका टू द लेफ्ट। लेफ्ट में अफ्रीका है, इंडिया एंड पार्ट ऑफ एशिया एट द टॉप। टॉप में एशिया और अफ्रीका, इसके एशिया और इंडिया के पार्ट है। और ऑस्ट्रेलिया टू द राइट एंड अंटार्कटिका एट द बॉटम पे। ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसको इस चैप्टर में हम डील करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट आर ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ओशियन होते क्या हैं? ठीक है। ओशियन क्या है और कॉन्टिनेंट्स क्या है? व्हाट आर देयर नेम्स, उनके नेम क्या है? कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया ग्लोब पे? इन व्हाट वेज डू ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ। क्या इन कौन से ऐसे वेज है जिससे हमारी जो लाइफ है वो इम्पैक्ट होती है, प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ पे ओशन और कॉन्टिनेंट्स की वजह से? वो कौन कौन से फेज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ हो जाए। फिर कहते हैं कि लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब। हम ग्लोब पे वापस चलते हैं और उसे रोटेट करते हैं जेंटली, धीरे धीरे। और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ। और हम अर्थ की पिक्चर पे देखें मून से तो क्या होगा? व्हाट इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी। सबसे ज़्यादा जो कलर हमें देखने को मिलेगा वो कौन सा है? ब्लू है ऑब्वियसली। बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ब्लू रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? हम सबको पता है कि भाई वाटर को रिप्रेजेंट करता है ब्लू। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विद वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादातर पार्ट है अर्थ का वो किससे कवर है? वाटर से। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस, जो बाकी का 3/4 बच गया सरफेस, ओ सॉरी सॉरी, मतलब कि जो 3/4 सरफेस है वो किससे? वाटर से कवर है। और जो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस इन फैक्ट दिस दैट इज़ वाई व्हेन सीन फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स मोस्टली ब्लू। मीन्स 3/4 जो सरफेस है वो वाटर से कवर है और 1/4 जो है वो लैंड एरिया का हो गया। ये कहते हैं कि व्हेन सीन फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स मोस्टली ब्लू। इंडीड अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लविंगली कॉल्ड द अर्थ ब्लू प्लैनेट। इस वजह से वो इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं।
द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशियंस, इसे हम ओशियन कह देते हैं। फिर ये कहते हैं कि यू कैन सी एट लीस्ट वन अदर कलर, ब्लू के अलावा भी हमें एक और कलर भी देखने को मिलता है ना, वो कौन सा है? देखो इस ब्लू के अलावा हमें कौन सा कलर देखने को मिल रहा है, ये कौन सा कलर है ये? वो कह रहे हैं कि ब्लू के अलावा हमें जो दूसरा कलर देखने को मिलता है 1/4 एरिया पे, यानी कि लैंड मास की बात कर रहे हैं, जो लैंड दिख रहा है हमें, एंड अ लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सपेंस ऑफ लैंड। लैंड मास तो इन्होंने कह दिया कि लार्ज बॉडी ऑफ लैंड है, मतलब बहुत बड़ी जो बॉडी है लैंड की, उसे हमने लैंड मास कह दिया, ठीक है। लेकिन कॉन्टिनेंट क्या होता है? जब ये लैंड मास जो है बिना डिवाइड किए कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, है ना, बहुत दूर तक, तो क्या है वो? कॉन्टिनेंट हो जाएंगे, उन्हें हम कॉन्टिनेंट कहेंगे। बोथ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। ओशियन और कॉन्टिनेंट्स की वजह से जो है क्लाइमेट है अर्थ का वो डिसाइड होता है। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और सारी जो लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो इनसे हमें अफेक्ट होते हैं, इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एनिमल्स, है ना। पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अर्थ जो लैंड एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैसे ह्यूमन वहाँ पे इनहिबिट करेगा, कैसे एनिमल वहाँ पे इनहिबिट करेगा, वेदर क्या रहेगा कि जिसकी वजह से प्लांट है, कौन से टाइप के प्लांट्स ग्रो करेंगे, कौन से टाइप के प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे इस एरिया में, ना। डेजर्ट में जैसे स्पेसिफिक क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वेजिटेशन होती है, और हर पार्ट की अपनी वेदर की वजह से डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन होती है, एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ टू, और ह्यूमन की जो लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इन सब चीज़ों पे। वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आर हिस्ट्री एंड कल्चर। हमने हमेशा से देखा भी है कि पानी वाले एरिया में जो है मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन जो है वहीं पे इनहिबिट हुई है, और हमारा हिस्ट्री जो है वो इन सब के बारे में बता ही रहा है। फिर कहते हैं द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी कंटेन्स द मोटो सम नो वरुणः, यानी कि प्रोनाउंस सम नो वरुणा, विच मीन्स इसका मतलब होता है बी ऑस्पिशियस टू अस। ओ वरुण, वरुण कौन है? हमने पर्सोनिफाइड किया हुआ है ना, डीटी, जो कि वोटर के डीटी हैं वरुण, उनको कह रहे हैं कि आप हमारी जो है वो क्या करोगे? रक्षा करोगे। और ये वैदिक डीटी हैं, वैदिक टाइम से चले हुए आ रहे हैं, ओशियन से एसोसिएटेड है, द स्काई एंड वाटर इन जनरल, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन अर्थ, अभी बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वाटर का, लैंड और अर्थ, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर का भी और लैंड का भी अर्थ के ऊपर। एज इट हैपन्स ओशन एंड कंटिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, हमें पता है कि ओशियंस जो है वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, और जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कम एरिया कवर कर रहे हैं, तो इक्वल तो नहीं है ये, हमें ये चीज़ तो क्लियर है। मैप ऑफ द अर्थ हैज सीन फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल एंड अबव द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से अगर देखें और साउथ पोल से हम देखें, सबसे पहले ये जो है ये नॉर्थ पोल से हमें दिखा रहा है कि अर्थ कैसा दिखता है, जो ये साउथ पोल से देखे तो अर्थ हमें ऐसा दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 टर्म दे रखी हैं। ब्लू एरिया कंसिस्ट ऑफ ओशियन, हमें पता है कि ये जो ब्लू वाला एरिया है ओशियन है, जो ये ब्राउन वाला एरिया है वो क्या है? वो लैंड है, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब यहाँ पे 3 जो टर्म्स दे रखे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सी, बे और गल्फ। ये होते क्या हैं? पिक्चर्स के थ्रू बताती हूँ मैं कि सी, बे और गल्फ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा। अब सबसे पहले देखो, ये जो एरिया है गुजरात वाला, है ना, ये जो एरिया है गुजरात वाला, इसे हम गल्फ़ कहेंगे ना, गल्फ़ ऑफ कच्छ कहते हैं ना, यानी कि एक नैरो एरिया जो हमें लैंड मास से कनेक्ट कर रहा है वाटर का, है ना। ये वाटर है यहाँ पे, और ये लैंड का जो नैरो सा पैसेज है, ये दोनों साइड में ये लैंड मास का पैसेज है, इससे हमें कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है? ये जो एरिया है ये गल्फ़ है, गल्फ़ है। अब बे क्या होगा? बे जो है ये भी हमें लैंड मास से कनेक्ट कर रही है, देखो ये लैंड मास ही है सारा, ठीक है। ये वाला जो एरिया है लैंड मास है, लेकिन ये वाइडर एरिया है। ये जो हमने एरिया देखा था ये था स्मॉलर एरिया, नैरो एरिया, और ये जो है वाइडर एरिया, ये भी लैंड मास से कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो वाइडर वाला एरिया है उसे हम बे कहते हैं, जो स्मॉलर वाला एरिया है उसे हम क्या कहते हैं? गल्फ़ कहते हैं। अब बचा सी, 3 टर्म थे वहाँ पे। सी क्या हो गया? ये वाला एरिया, ओशियन का जो पार्ट है, जो वन साइड से क्या है, लैंड से घिरा हुआ है, बड़ा सा पार्ट, ठीक है। तो हमें इसकी क्लैरिटी मिल गई। अब हम वापस चलते हैं वहीं पे, ये इस पिक्चर पे, यहाँ पे हमें कोरल रीफ दिखा रखी है। कोरल रीफ क्या होते हैं? ये सी वीड्स होती हैं जो कलरफुल होते हैं, देखो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ग्रो हुई पड़ी हैं,
उसके अलावा हमें ओशियन लाइफ दिखाई हुई है, कैसी है भाई। उस ओशियन लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये स्टार फिश होगी, ये वाली स्टार फिश होगी, ये जो है स्पर्म वेल है, मदर एंड बेबी, ये मदर होगी, ये बेबी होगी। उसके अलावा शैलो कोरल रीफ विद कलरफुल ट्रॉपिकल फ़िश, ये ट्रॉपिकल जो फिशेस हैं ये भी कलरफुल है, और जो यहाँ पे कोरल्स हैं वो भी। फिर एम्परर पेंगुइन, पेंगुइन्स जो है बर्ड्स होती हैं, और ये जो है फ्लाई नहीं कर सकती है ना। उसके बाद बोनारेस सी टर्टल हो गया ये, और ये एल्गी होगी। द ओशन टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लानट, हमें पता है कि ओशियन में ही सबसे ज़्यादा पानी है, प्लानट में जितना भी पानी है वो ओशियन में है। प्लानट में जितना भी पानी है वो ओशियन में है मोस्ट ऑफ द, लेकिन कुछ हद तक हमें जो फ्रेश वाटर है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो जैसे कि हो गए हमारे ग्लेशियर, रिवर्स, लेक्स, उन सब में भी मिलता है, एटमॉस्फेयर में मिलता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि बट दिस सी वाटर इज़ सोल्टी, हमें पता है कि ओशियन और जो सी वाटर है ये क्या है, सोल्टी होता है, और हम इसे कंज्यूम नहीं कर सकते। इतना पानी होते हुए भी हम इस पानी को कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम कौन सा पानी कंज्यूम करते हैं, फ्रेश वाटर कंज्यूम करते हैं, और उसका तो बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन में वो हमारे प्लेनेट पे अवेलेबल है। और कहाँ अवेलेबल है, वो ग्लेशियर्स में, जो ये ग्लेशियर्स हैं उनमें, रिवर्स जो हो गई, रिवर स्ट्रीम्स, उनमें फ्रेश वाटर मिलता है हमें, लेक्स में मिलता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो हो गया अंडरग्राउंड, वो वाला हो गया फ्रेश वाटर है जो पीने के योग्य है हमारे। ये कह रहे हैं कि अब ओशन की बात करते हैं कि इन फिगर 2.3, ये वाली फिगर में, ठीक है, ये कहते हैं कि इन फिगर 2.3 ऑन पेज 32 वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशियन, 5 ओशियन दे रखे, इसमें हम देखेंगे पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और अंटार्कटिक ओशियन, ठीक है। ऑल्दो वी हैव लिस्टेड 5 ओशियन, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द मैप दैट दे आर नॉट रियली सेपरेट, हमें मैप से पता चला ओशियन सेपरेट थोड़ी, ये तो हमने एक डिवाइड कर दिया है मैप को खुद, इमेजिनरी है ना। द लाइन्स दैट डिवाइड देम ऑन द मैप आर नो मोर देन कन्वेंशंस, है ना। ये अगर हम नेचुरली देखें तो ये ऐसे थोड़ी नहीं है कि लाइंस जो हैं वो डिवाइड कर रही हैं, ये तो हमने हमारी सहूलियत के लिए इन्हें डिवाइड कर दिया, समझने के लिए डिवाइड कर दिया है। द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्री, नेचुरल वर्ल्ड में हम देखें तो ऐसी कोई बाउंड्रीज बनी थोड़ी नहीं हुई। सी वाटर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट ओशियन, है ना, अलग अलग ओशियन में फ्लो कर रहा है। सस्टेनिंग अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ मैरीन लाइफ, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशियन। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हो रही है, मैरीन, फ्लोरा, फोना, ठीक है। तो मैरीन क्या होता है, रिलेटेड टू और फाउंड इन द ओशियन एंड सीज, है ना, ओशियन और सी से रिलेटेड जो है वो मैरीन लाइफ होगी। फ्लोरा क्या होती है, प्लांट से रिलेटेड होगी, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जो प्लांट हमें पाए जाते हैं उनकी जो स्पीशीज़ पाई जाती है उसे हम कहते हैं फ्लोरा। और जो फोना क्या है, एनिमल की जो स्पीशीज़ पाई जाती है किसी पर्टिकुलर रीजन में उसकी, उसे हम कहते हैं फोना, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैप को देखते हैं, यहाँ पे ये रन आर्कटिक ओशियन नदर्न हेमिस्फेयर में है, ये सदर्न हेमिस्फेयर में सदर्न ओशियन हो गया। ये अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन, ये इक्वेटर की लाइन है जो इन्हें हाफ हाफ कट कर रही है नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में। अब यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी भी दे रखी है कि पैसिफिक ओशियन कहाँ पे है, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न, आर्कटिक। अभी हमने देखा कि जो पैसिफिक ओशियन जो है वो कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है, ठीक है। अटलांटिक जो है वो भी नदर्न में ही है, जो इंडियन है वो सदर्न में है, और ये सदर्न वाला तो सदर्न में ही है। उसके अलावा आर्कटिक ओशियन नदर्न में है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो अगर हम देखें मैप के हिसाब से तो जो पैसिफिक ओशियन है वो सबसे लार्जेस्ट है ना, ये देखो पैसिफिक ओशियन कितना ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। और फिर उसके बाद जो है अटलांटिक आता है, ये वाला एस जो बना रहा है। इसके अलावा इंडियन ओशियन जो है वो 3rd नंबर पे आता है, और सदर्न ओशियन 4th पे आता है, और 5th पे आता है जो वो स्मॉलेस्ट वन वाला आर्कटिक हो गया। अब मैप ऑफ इंडिया यहाँ पे दे रखा है, और इसमें वही बता रखा है इन्होंने कि बे ऑफ बंगाल बे क्या है, यहाँ पे ये अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है। ओशियन एंड डिजास्टर्स, रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ द अर्थ एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, है ना, यू मे हैव नोटिस वाइट शेप्स अक्रॉस द ग्लोब, है ना। अगर हम देखें तो वाइट शेप्स भी दिख रही थी, वापस जाते हैं उस पर ग्लोब पे, इन्होंने कहा है ये जो वाइट शेप्स है ये क्या शो कर रही हैं, ये वाइट वाइट, ये जो है ये क्लाउड्स हैं जिनमें क्या है, वाटर है। क्या शो कर रही हैं ये, क्लाउड्स हैं, ये दे आर लार्ज मासेज ऑफ क्लाउड, सच क्लाउड्स ब्रिंग रेन, ये रेन लेके आते हैं कॉन्टिनेंट्स में। फॉर इंस्टेंस द मानसून रेन्स आर इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर, मानसून
हर समर में आता है इंडिया में, ओशियंस में ओरिजिनेट होता है। विदाउट सच रेन आर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल बी सफ़र। अगर बारिश नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगी, एग्रीकल्चर नहीं होगी तो स्टारवेशन होगी, है ना, भुखमरी हो जाएगी, सूखा आ जाएगा, ड्रोट आ जाएगी। बट ओशन ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या है कि मतलब अगर बारिश नहीं हुई तो एग्रीकल्चर, ड्रोट, ये सब की वजह से लाइफ सफ़र करेगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये कह रहे हैं कि ओशन जो है इनमें भी स्टॉर्म्स आते हैं, इनमें भी तबाहियाँ जो हैं होती हैं, इनसे भी तबाहियाँ होती हैं, स्टॉर्म्स, तूफान आते हैं, वोलेंट इवेंट्स विद एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, है ना, कि मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी, बहुत ज़्यादा जो हवाएं जो चलती हैं, साइक्लोन्स, चक्रवात जो लेके आती हैं, ये उससे भी हमें बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है अलग अलग पार्ट में वर्ल्ड के। फॉर एग्जांपल जैसे कि सुनामी होगी, वो एक डिज़ास्टर है, एक ऐसी एक्टिविटी, नेचुरली अकरिंग एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा क्या हो, डिवास्टेटिव हो, बहुत ज़्यादा लाइफ को थ्रेट करे, प्रॉपर्टी को थ्रेट करे, ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, और उसके साथ साथ जो भी आर्टिफिशियल चीज़ें हमने क्रिएट कर रखी हैं, घर बना रखे हैं, बिल्डिंग्स बना रखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे हैं, उस सबको जो है तहस नहस करती हैं। ये वाली जो एक्टिविटी हैं ये डिज़ास्टर्स होती हैं। इट इज़ ह्यूज और पावरफुल वेव जनरली कोज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। ये कहते हैं कि सुनामी कैसे होती है। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं या ओशियन जो हैं, वो कुछ प्लेट्स हैं हमारी अर्थ की, उनके ऊपर लाई कर रहे हैं। ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती रहती है हमेशा, ठीक है। जब ये मूव करती हैं तो क्या होती है कि एनर्जी डेवलप होती है, ठीक है। जिन प्लेट्स के ऊपर ये कॉन्टिनेंट और ओशियंस रिलाई कर रहे हैं, जब ये मूव करते हैं तो एनर्जी जो है वो बनती है, और वो एनर्जी अब कहीं से तो निकलेगी। जब वो एनर्जी रिलीज़ करती है इन प्लेट्स से, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो अर्थक्वेक लेके आती हैं। अब वो अर्थक्वेक अगर मान लो ओशियन के अंदर आ गया, है ना, और ओशियन के अंदर जो क्रस्ट है उससे अर्थक्वेक हो रहा है, तो क्या होगा, वो अर्थक्वेक जो है, पानी जो है वो क्या करेगा, वो पूरे कॉन्टिनेंट पे फैलाएगा, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लड आ जाएगा। कोस्टल एरिया तो सारा जो है वो सबमर्ज हो जाता है, उसके अंदर डूब जाता है, कोजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज, और इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ बता भी रखे हैं डिज़ास्टर, जैसे कि 26 दिसंबर 2004 में इंडिया एंड अनदर 13 कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन वर स्ट्रक बाय अ पावरफुल सुनामी आई थी एक, किसकी वजह से अर्थक्वेक हुआ था, कहाँ पे, इंडोनेशिया में, उसकी वजह से, और मोर देन 2 लाख पीपल जो है वो मर के। और इंडिया में बता रहे हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरल वर सीवियरली अफेक्टेड। ये सारे एरिया जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। तो ये बता रहे हैं कि जो सुनामी है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो पहले से ही प्लान करके रखें, कि इंडिया हैज़ इट्स ओन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है, जो पहले ही बता देती है क्या कि किस टाइप का डिज़ास्टर कहाँ आने वाला है, ठीक है। अब कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं हम, ओशियंस की बात हो गई। कॉन्टिनेंट्स जो है हमने मैप पे देख लिए पहले ही, और फिर ये कह रहे हैं कि जो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस वी मे लिस्ट एनी नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 4 and 7। हम कह सकते हैं 4 भी कॉन्टिनेंट्स कह सकते हैं, 7 भी कॉन्टिनेंट्स कह सकते हैं कि हैं। फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, वैसे तो इन्हें 2 कॉन्टिनेंट्स हम कंसिडर करते हैं, बट अगर हम मैप पे देखें ना तो ये ऐसा लगता है कि सिंगल ही लैंड मास है, एक ही लैंड मास है, तो हम इसे 1 भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यूरोप एंड एशिया आर जनरली कंसिडर्ड एज 2 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, ऑल्दो द मैप मेक्स इट क्लियर दैट दे फॉर्म अ सिंगल लैंड मास। फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन यूरोप एवोल्यूशन हैज़ बीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम एशिया, इसलिए हम इसे 2 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब यूरोप एशिया 2 कॉन्टिनेंट्स हो गए, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका 2 कॉन्टिनेंट्स हो गए, तो टोटली ये 4 अब हो चुके हैं। इसके अलावा क्या बचा, अफ्रीका एंड यूरेशिया आर जनरली रिगार्डेड एज 2 कॉन्टिनेंट्स बट समटाइम्स एज 1। फिर ये 2 कॉन्टिनेंट्स हो गए, ठीक है, यानी कि 6 हो गए। फिर कहते हैं लेट अस समराइज द डिफरेंट काउंट्स इन टेबल। अब 4 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया। 5 कॉन्टिनेंट्स में अगर हम डालें तो क्या आएंगे, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। अगर 6 में डालना चाहें तो अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। 7 में तो अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। वैसे हम ये वाले को ही मानते हैं, ठीक है।
इन प्रैक्टिस द लास्ट लिस्ट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स इज द वन मोस्ट वाइडली अडोप्टेड। ये कह रहे हैं कि वैसे तो ये सारे जो हैं इसमें हम क्लासीफाई करते रहते हैं कॉन्टिनेंट्स को, बट जो मोस्ट प्रोमिनेंट जिस हर कोई जो है अडोप्ट कर रहा है तो वो है 7 कॉन्टिनेंट्स, ये वाला जो है उसमें बिलीव करते हैं। यू मे हैव सीन द 5 ओलंपिक रिंग्स, वन ऑफ द सिम्बल्स ऑफ द ओलंपिक गेम्स। ये ओलंपिक गेम्स के सिम्बल्स पे दिस symbolize the gathering of sports people from all over the world. The rings were chosen to represent 5 inhabited continents. ये continents को शो करती होती है, अफ्रीका हो गया, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। अब बचा आइलैंड्स। आइलैंड्स जो है, इफ़ यू हैव केयरफुली ऑब्जर्व द 2 मैप्स अर्लियर इन द चैप्टर यू मे हैव नोटिस कि दैट द कॉन्टिनेंट डू नॉट इंक्लूड ऑल लैंड मास, है ना। कॉन्टिनेंट्स में ऐसा नहीं कि लैंड मास, सारे लैंड मास जो है उन उससे काउंट किए गए हैं। कुछ जो स्मॉल स्मॉल पीसीज के लैंड जो हैं वो रह गए हैं, और वो कहाँ, वो घिरे किससे हुए हैं, वाटर से घिरे हुए हैं चारों साइड, और छोटे छोटे लैंड मास के एरिया वो एरिया है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, आइलैंड्स कहते हैं, ठीक है। देयर आर लैक्स ऑफ आइलैंड ऑन द प्लैनेट ऑफ वेरी डिफरेंट साइज। पहले मैं आपको शो करती हूँ कि कौन से होते हैं वो आइलैंड्स। ये देखो, ये देखो, ये छोटे छोटे लैंड मास के एरिया में दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये जो हैं ये आइलैंड्स हैं, सी से घिरे हुए हैं चारों ओर, ओशन से घिरे हुए हैं, पर ये छोटे छोटे लैंड मास है ना। तो हम इन्हें क्या कह देते हैं, हम इन्हें आइलैंड कह देते हैं, आइलैंड कहते हैं इन्हें। फिर कहते हैं ग्रीनलैंड जो है लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का। यू वुड हैव टू ऐड द एरियाज ऑफ द 10 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया टू रीच इट्स साइज। ये एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे जो दी गई हैं। इंडिया हैज़ मोर, नहीं एक्टिविटीज़ नहीं है ये, फैक्ट्स हैं। इंडिया हैज़ मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स, दोज इंक्लूड 2 मेजर ग्रुप्स। 1300 स्मॉल आइलैंड्स से ज़्यादा आइलैंड्स हैं इंडिया के। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है। देखते हैं मैप में, ये देखो ये रहा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में, लक्षद्वीप जो है ये अरेबियन सी में हो गया। मैप से जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, इसलिए मैप्स पे ही समझना चाहिए। सिंस 1981 द इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम हैज़ बीन एक्सप्लोरिंग। अंटार्कटिका जो है कॉन्टिनेंट विद अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, हार्श इन्वायरमेंट है वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक्सप्लोरिंग वाला जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। इन 1983 इंडिया ने जो अपने पहला साइंटिफिक बेस स्टेशन भी वहीं पे बनाया है, जिसे हम दक्षिण गंगोत्री कहते हैं। इंपॉर्टेंट है फैक्चुअली। अबाउट 40 टीम्स ऑफ इंडियन साइंटिस्ट जो है वो हैव कंडक्टेड रिसर्च इन दिस फार अवे रीजन, और 40 जो साइंटिस्ट की टीम वहाँ पे अभी रिसर्च कर रही है क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के ऊपर। अब कहते हैं कि ओशंस और लाइफ क्या है। ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर वाइटल पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ओशन और कॉन्टिनेंट से हमारा एनवायरनमेंट बना हुआ है, और यही जो है हमारी लाइफ्स को अफेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि वी हैव मैंशन दैट ओशंस एंड रेन, ओशन से रेन आती है, कैसे आती है कॉन्टिनेंट्स पे। जो ओशियन है, ओशन के ऊपर जो ट्रेड विंड्स यानी कि जो हवाएं बह रही हैं वो क्या करती है, ओशन से पानी उठाती हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट्स अपने अंदर। वो हवाएं जो ओशन के ऊपर फ्लो कर रही हैं, रन कर रही हैं, वो क्या करते हैं कि ओशन से पानी लेती हैं, और वो क्या करती हैं, वो उन ओशन से पानी लेके वो कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करती हैं। जब वो कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करती है, कॉन्टिनेंट पे पहुंचती हैं, तो उनकी जो एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनकी होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो अपने पीक पे पहुंच जाते हैं। अब उसे होल्ड नहीं कर सकती वो एयर, क्या करती हैं, उस वाटर ड्रॉपलेट्स को वो अब होल्ड नहीं कर सकती, तो वो क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट पे उन्हें बारिश के फॉर्म में उस वाटर को रेनफॉल की फॉर्म में निकाल देती है ना। तो ये कहते हैं कि ये वाटर साइकिल जो है ऐसे चलता रहता है, और ऐसा अगर होगा कि रेनफॉल नहीं होगी तो क्या होगा कि अर्थ में हर जगह डेजर्ट आ जाएगा, कोई फ्लोरा फोना नहीं बचेगी, लाइफ ही पॉसिबल है वाटर की वजह से। वाटर की वजह से ही क्या है, ऑक्सीजन पॉसिबल है, फ्लोरा पॉसिबल है। ये कहते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो इज़ प्रोड्यूस बाय द ओशियंस फ्लोरा, जो ओशन के अंदर फ्लोरा यानी कि प्लांट्स हैं उनकी वजह से जो है ऑक्सीजन जो है क्या करते हैं कि प्रोड्यूस होती है। और इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें ओशन को कहते हैं प्लैनेट्स का लंग कहते हैं। लंग्स से हम सांस लेते हैं, तो हम ओशन की वजह से सांस ले रहे हैं, इसलिए ये हमारे लंग्स हैं। द ओशंस देयरफॉर प्ले अ क्रूशियल रोल इन
रेगुलेटिंग द क्लाइमेट, और क्लाइमेट को रेगुलेट करने में और लाइफ को रेगुलेट करने में ओशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसकी वजह से जो ह्यूमैनिटी है वो पॉसिबल हो पाई है। ओशन और सी जो है टू माइग्रेट टू अदर रीजन, टू ट्रेड इन ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, to conduct military campaign and as a source of food through fishing, oceans have also nourished। मतलब ये कहना चाहते हैं कि ओशन के बिना जो है लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। हमें अगर किसी कॉन्टिनेंट या फिर कहीं और जाना भी है तो ओशन एज अ ट्रांसपोर्ट के तौर पे भी हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो कल्चर है कोस्टल लोगों का वो भी ओशन पे ही डिपेंड करता है। सी गोड्स भी पहले रह चुके हैं ना, लीजेंड्स और टेल्स अगर हम देखें हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ है उसमें सी गोड्स हुआ करते थे, गॉडेसेस होती थी जो इनमें से निकल के आते थे ना। तो मॉन्स्टर्स भी हुआ करते थे इसके अंदर। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। ये कहते हैं कि ओशन जो है डेंजरस बट ऑल्सो देयर ब्लेसिंग, उस डेंजरस भी और उसमें क्या है ब्लेसिंग्स भी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट our chapter. Thank you so much.